नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए अकाउंटेंसी का पेपर सेकंड निगम लेखांकन कॉरपोरेट अकाउंटिंग में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अंशों का निर्गमन एवं हरण। अंशों का निर्गमन एवं हरण। जब किसी कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो अपनी पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में अंशों में विभक्त कर देती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड और इस कंपनी को 10 लाख रुपए की पूंजी की आवश्यकता है। तो 10 लाख रुपए पूंजी लगाने वाला एक व्यक्ति उनको इन्वेस्टर के रूप में नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा, ये कंपनी क्या करती है कि इस पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में अंशों में बांट देगी और मान लीजिए कि 100 रुपए के टुकड़ों में बांट देती है। इस पूंजी को 100 रुपए के 10,000 टुकड़े कर देगी। तो इस पूंजी के 10,000 अंश यानी कि टुकड़े बना दिए गए हैं 100 रुपए वाले। तो जब पूंजी की आवश्यकता होती है तो पूंजी को प्राप्त करने के लिए उस पूंजी के टुकड़े कर दिए जाते हैं, अंश बना दिए जाते हैं और उन अंशों को फिर जनता को जो है प्रस्तुत किया जाता है। जनता से उन अंशों को खरीदने के लिए, पूंजी में विनियोग करने के लिए जो है निमंत्रित किया जाता है। तो जनता द्वारा कंपनी की पूंजी में अंशदान किया जाएगा। 100 रुपए के टुकड़ा कर दिया गया है, 100 रुपए का एक शेयर बना दिया गया है और जनता द्वारा जब ये पूंजी खरीदी जाएगी, ये शेयर्स खरीदे जाएंगे तो पूंजी में जनता के द्वारा अंशदान किया जाएगा। और अंशदान करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो अंशधारी या शेयर होल्डर कहलाएंगे। तो पूंजी में जो योगदान दिया जाता है व्यक्ति के द्वारा, वो व्यक्ति जो अंशों को धारण करता है वो अंशधारी कहलाता है। और वो जो है शेयर होल्डर जो है वो इस कंपनी का स्वामी, मालिक कहलाता है, क्योंकि पूंजी इन अंशधारियों के द्वारा लगाई गई है और ये अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, कंपनी के सदस्य होते हैं। जो अंश, जिस पूंजी को जब अंशों में विभक्त किया जाता है, अंशों में बांटा जाता है, टुकड़ों में बांटा जाता है, तो ये 2 प्रकार से अंशों में बांटा जा सकता है। अंशों के 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार से पूंजी को अंशों में बांटा जा सकता है। पहला, पूर्वाधिकार अंश, इनको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। पूंजी को टुकड़ों में बांटा गया है और जो अंशों में बांटा गया है, तो अंशों का एक प्रकार है पूर्वाधिकार अंश और दूसरा प्रकार है सामान्य या समता अंश। इनको कहेंगे इक्विटी शेयर्स। पूर्वाधिकार अंश, इनको जो लाभांश है वो एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है। लाभांश की एक निश्चित दर होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर हम कहें कि 7% प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे जो है लाभांश की दर लिखी हुई होती है, तो इन पर लाभांश की दर निश्चित होती है। तो 7% प्रेफरेंस शेयर का मतलब हुआ कि इन अंशों पर, इन पूर्वाधिकार अंशों पर जो लाभांश प्राप्त होगा वो 7% की दर से प्राप्त होगा। इनके अंकित मूल्य का 7% लाभांश दिया जाएगा। पूर्वाधिकार अंश, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इनको पूर्व अधिकार है। सामान्य अंशों से इनको पूर्व अधिकार है लाभांश प्राप्ति के संबंध में और कंपनी के समापन पर पूंजी प्राप्ति के संबंध में। तो पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश एवं कंपनी के समापन पर पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है और इन पर लाभांश की दर निश्चित होती रहती है।
पूर्वाधिकारी अंशों के कुछ प्रकार हैं। पूर्वाधिकार अंशों के भी प्रकार हैं, जिनमें पहला है संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश, इसको कहते हैं क्युमुलेटिव। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा तब की जाती है जब कंपनी द्वारा लाभ कमाए जाए। अगर कंपनी द्वारा लाभ कमाए जाते हैं तो उस लाभ में से अपने सदस्यों को, स्वामियों को अंश दे दिया जाता है, लाभांश के रूप में लाभों में हिस्सा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी वर्ष कंपनी के लाभ अपर्याप्त है या कंपनी हानि की स्थिति में है तो कंपनी के सदस्यों को, कंपनी के अंशधारियों को लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता। लेकिन संचयी पूर्वाधिकारी अंशों की स्थिति में क्या होता है कि जिस वर्ष लाभांश की घोषणा नहीं की गई या जिस वर्ष लाभांश नहीं चुकाया गया अंशधारियों को, उस वर्ष का लाभांश जो है संचय हो जाता है और अगले वर्ष में जब लाभ होता है उस वर्ष में जो है वो पिछले वर्षों का लाभांश जो है लाभ वाले वर्ष में चुकाया जाता है। यानी कि लाभांश का संचय होता जाता है। अगर लाभ पर्याप्त नहीं है, अगर हानि की स्थिति में है कंपनी, फिर भी उस वर्ष का लाभ संचित हो जाएगा और अगले वर्षों में जब भी लाभ होगा कंपनी को तो वो संचित लाभ, जो लाभ पहले नहीं प्राप्त हुआ, नहीं घोषित किया जा सका, वो लाभांश उस वर्ष में भुगतान किया जाएगा। तो ये संचयी पूर्वाधिकारी अंश कहलाते हैं। सामान्यतः जो पूर्वाधिकारी अंश होते हैं वो संचयी पूर्वाधिकारी अंश होते हैं। इनका लाभांश संचित होता जाता है और जिस वर्ष लाभ होता है उस वर्ष संचित लाभ, इनको संचित लाभांश दे दिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। दूसरे असंचयी, नॉन क्युमुलेटिव। अगर कंपनी को किसी वर्ष पर्याप्त लाभ नहीं हुए हैं या फिर हानि की स्थिति में है और लाभांश की घोषणा नहीं कर पाती है तो जो है इन पूर्वाधिकार अंशों पे, असंचयी पूर्वाधिकारी अंशों के संबंध में जो लाभांश है उस लाभांश का संचय नहीं किया जाएगा। अगर लाभांश नहीं चुकाया जा सका है तो ऐसा लाभांश फिर अगले वर्षों में नहीं भुगतान किया जाएगा। तो ऐसे जो अंश हैं जिनका लाभांश संचय नहीं होता वो असंचयी पूर्वाधिकारी अंश कहलाते हैं। तीसरा है अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकारी अंश, पार्टिसिपेटिंग। अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकारी अंश, कंपनी को जो लाभ हुए हैं, लाभों में से सबसे पहले जो है पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश चुकाया जाता है। फिर इसके बाद में लाभों में से समता अंशों पर लाभांश चुकाया जाता है। और इसके बाद भी अगर लाभ बचते हैं, जो कंपनी को लाभ हुए हैं उन लाभों में से सबसे पहले पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश चुकाया जाता है और इसके बाद में समता अंशों पर लाभांश चुकाया जाता है। और इसके बाद भी समता अंशों पर लाभांश चुकाने के बाद भी अगर लाभ बचता है तो इस लाभ में भी जो है पूर्वाधिकारी अंशधारी हिस्सेदार होंगे, पूर्वाधिकारी अंशों को लाभांश प्राप्त होगा। तो लाभ का जो हिस्सा बचा है इन लाभों में से पूर्वाधिकारी अंशधारियों को भी लाभांश दिया जाएगा, पूर्वाधिकारी अंशों पर भी लाभांश दिया जाएगा और समता अंशों पर लाभांश भी दिया जाएगा। तो अवशिष्ट भागी समता अंशों पर पहले पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश चुका दिया जाता है, पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश चुकाने के बाद समता अंशों पर लाभांश चुका दिया जाता है और समता अंशों पर लाभांश चुकाने के बाद में भी अगर लाभ बचते हैं तो उन लाभों में भी ये अंश, ऐसे अंश जो अवशिष्ट भाग बचा है उसमें भी ये अंश अवशिष्ट भागी होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे उन लाभों में भी। तो ऐसे जो है अंश अवशिष्ट भागी अंश कहलाते हैं कि समता अंशों पर लाभांश चुकाने के बाद में अगर लाभ बचता है तो उस लाभों में भी इन पूर्वाधिकारी अंशों का हिस्सा होता है। चौथा है अनावशिष्ट भागी, नॉन पार्टिसिपेटिंग। अनावशिष्ट भागी, समता अंशों पर लाभांश चुकाने के बाद भी अगर कोई लाभ बचता है तो ऐसे लाभों में इन पूर्वाधिकारी अंशों का कोई हिस्सा नहीं होता। ऐसे पूर्वाधिकारी अंश अनावशिष्ट भागी, नॉन पार्टिसिपेटिंग पूर्वाधिकारी अंश कहलाते हैं। पांचवा है शोधनीय
रिडीमेबल पूर्वाधिकारी अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे अंशों का पुनर्भुगतान, ऐसे अंशों की राशि का जो मूल राशि है उसका पुनर्भुगतान कंपनी के जीवन काल में कर दिया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी अधिक से अधिक 20 वर्षों तक के पूर्वाधिकारी अंशों का निर्गमन कर सकती है, यानी कि 20 वर्षों के अंदर अंदर जो है पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन करना होगा, उनको पैसा वापस लौटाना होगा। तो ऐसे अंश जिनका पुनर्भुगतान, जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में कर दिया जाता है, ऐसे पूर्वाधिकारी अंश शोधनीय पूर्वाधिकारी अंश कहलाते हैं। अशोधनीय, इररिडीमेबल, ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जिनका पुनर्भुगतान, जिनको भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाता, कंपनी की समाप्ति पर ही इनका पैसा वापस लौटाया जाता है, ऐसे पूर्वाधिकारी अंश अशोधनीय पूर्वाधिकारी अंश कहलाते हैं। लेकिन अब कंपनियों के द्वारा अशोधनीय पूर्वाधिकारी अंश निर्गमित नहीं किए जाते, कंपनी अधिनियम द्वारा ऐसे अंशों का निर्गमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें अन्य प्रकार हैं। 7वां प्रकार अगर देखें पूर्वाधिकारी अंशों का तो है परिवर्तनीय, कन्वर्टिबल। परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश, ऐसे पूर्वाधिकारी अंश किसी एक निश्चित अवधि में या किसी निश्चित तिथि तक इन अंशों को जो है समता अंशों में परिवर्तन करवाया जा सकता है। जो पूर्वाधिकारी अंशधारी हैं उनको अधिकार है कि वो अपने अंशों को किसी निश्चित अवधि में या किसी निश्चित तिथि तक इन अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करवा ले। तो ऐसे अंश परिवर्तनीय कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। 8वां है अपरिवर्तनीय। ऐसे पूर्वाधिकारी अंशधारियों को यह अधिकार नहीं होता कि वो अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करवा सकें। और लास्ट है संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश। ऐसे पूर्वाधिकार अंश संचयी भी होते हैं, इनके लाभांश का संचय होता रहता है, और ये पूर्वाधिकारी अंश परिवर्तनीय भी होते हैं, यानी कि इनको एक निश्चित अवधि में या एक निश्चित तिथि तक इनको समता अंशों में परिवर्तित करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जिन अंशों को अन्य अंशों की बजाय, समता अंशों की बजाय लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार हो और कंपनी की समाप्ति पर अपनी पूंजी प्राप्त करने का भी पूर्वाधिकार हो, ऐसे अंश पूर्वाधिकारी अंश कहलाते हैं। और पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है और इनकी कई श्रेणियां हैं, इनके कई प्रकार हैं। और जो अंश पूर्वाधिकारी अंश नहीं है, ऐसे अंश सामान्य या समता अंश कहलाते हैं। ऐसे अंशों को ना तो लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है और ना ही कंपनी की समाप्ति पर पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। तो 2 प्रकार के अंश कंपनी द्वारा निर्गमित किए जा सकते हैं, पूर्वाधिकारी अंश और सामान्य या समता अंश। अब हम बात करें कि जब कंपनी द्वारा पूंजी का निर्गमन किया जाता है तो जो निर्गमन की प्रक्रिया है वो क्या होती है। कंपनी द्वारा जब पूंजी का निर्गमन किया जाता है तो सबसे पहले प्रविवरण का निर्गमन करना, प्रविवरण यानी कि प्रोस्पेक्टस। तो जब कंपनी द्वारा पूंजी निर्गमित की जाती है तो सबसे पहले प्रविवरण निर्गमित किया जाता है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी के संबंध में, प्रोस्पेक्टस एक बुकलेट होती है और इस प्रविवरण में कंपनी की डिटेल होती है, कंपनी का इतिहास, कंपनी का जो चालू व्यवसाय है उसके संबंध में, और कंपनी के पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं, कंपनी के क्या उद्देश्य हैं, कंपनी की भावी योजनाएं क्या है, इस बारे में कंपनी के संचालकों, प्रबंधकों आदि की जानकारी रहती है। प्रविवरण के साथ एक आवेदन पत्र भी लगा रहता है और जो विनियोजक है वो कंपनी को अंश खरीदने के लिए उसके माध्यम से आवेदन कर सकता है। प्रविवरण के निर्गमन के बाद में आवेदन पत्र प्राप्त करना, और कंपनी के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त कर लिए जाते हैं। जब आवेदन पत्र आते हैं तो आवेदन पत्र प्राप्त कर लिए जाते हैं, और आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद में जो है अंशों का आवंटन करना, और
आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद में अंशों का आवंटन किया जाता है। जो अंशधारी हैं उनको अंश अलॉट किए जाते हैं। लेकिन अंशों के आवंटन के संबंध में कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जिनमें से पहली है एक तो न्यूनतम अभिधान की शर्त कि जितनी पूंजी जनता को निर्गमित की है, जितने पूंजी के लिए आवेदन मंगवाए गए हैं, उस पूंजी में से कम 90% अंशों के लिए आवेदन आना चाहिए। हमने उदाहरण लिया है, यहाँ पर 10 लाख रुपए की पूंजी निर्गमित की गई, तो 10 लाख का 90% यानी कि 9 लाख रुपए के अंश खरीदने के संबंध में कम से कम आवेदन प्राप्त होना चाहिए। न्यूनतम अभिधान जो है वो है 90% निर्गमन का। जितनी पूंजी का निर्गमन किया है उसका कम से कम 90% जो है अभिदान होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। 90% पूंजी के लिए आवेदन प्राप्त होने चाहिए। अगर 90% पूंजी के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो आवेदकों को वो राशि वापस लौटानी पड़ती है। जो अभिदान है, जो सब्सक्रिप्शन के लिए 30 दिन का समय होता है, अगर 30 दिन के अंदर 90% आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते तो 30 दिन के बाद से आगे 15 दिनों में जो आवेदन आए हैं उन आवेदन की राशि आवेदकों को वापस लौटानी होती है। आवेदन राशि कितनी होनी चाहिए? कम से कम न्यूनतम आवेदन राशि। तो न्यूनतम आवेदन राशि के संबंध में कंपनी अधिनियम में प्रावधान है कि 5% अंकित मूल्य का 5% अंकित मूल्य का 5% न्यूनतम आवेदन राशि के रूप में मंगवाया जाना चाहिए, या अथवा सेबी के द्वारा अगर कोई सीमा तय की गई है तो वो होगी। तो सेबी के द्वारा, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार, सेबी के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि जो है वो निर्गमित मूल्य का 25% है। तो न्यूनतम आवेदन राशि जैसे 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का अंश है, तो 100 रुपए पर पहले आवेदन के रूप में आवेदन के साथ एक आवेदन राशि मंगवाई जाएगी। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार जो अंकित मूल्य है शेयर का उसका 5% आवेदन राशि के रूप में मंगवाया जाना चाहिए आवेदन पत्र के साथ, या फिर जो सेबी ने जो निर्धारित की है राशि वो होनी चाहिए। तो सेबी के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि निर्धारित की हुई है निर्गमित मूल्य का, जिस मूल्य पर शेयर्स निर्गमित किए गए हैं उसका 25% कम से कम आवेदन राशि के रूप में मंगवाया जाना चाहिए। कर रहे थे न्यूनतम अभिधान की। तो न्यूनतम अभिधान यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जितनी पूंजी निर्गमित की गई है जनता को उस पूंजी का 90% कम से कम आवेदन पत्र आने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हमने बात की कि 10 लाख रुपए की पूंजी की आवश्यकता थी, 10 लाख के लिए जनता से आवेदन आमंत्रित किए गए और 10 लाख की पूंजी के लिए कम से कम 9 लाख रुपए के आवेदन जनता से प्राप्त होने चाहिए। 90% अभिधान होना चाहिए। अगर 90% अभिधान नहीं होता और ये अभिधान जो है वो 30 दिनों के लिए खुला रखा जाता है, 30 दिनों तक भी अगर 90% आवेदन प्राप्त नहीं होते तो 30 दिनों के खत्म होने के बाद अगले 15 दिनों में जो है ये राशि, आवेदन की राशि, जो भी आवेदन की राशि प्राप्त हुई है वो आवेदकों को वापस लौटानी पड़ती है। अगर 15 दिनों के अंतर्गत आवेदन राशि वापस नहीं लौटाई जाती तो जो राशि है आवेदन की राशि उस पर 15% वार्षिक दर से ब्याज चुकाया जाता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कंपनी अंशों का निर्गमन करती है और अंशों का 2 प्रकार से निर्गमन कर सकती है, एक पूर्वाधिकारी अंश, दूसरा सामान्य या समता अंश। पूर्वाधिकारी अंशों के प्रकार के बारे में हमने जाना और फिर कंपनी की जो अंश निर्गमन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने जाना। सबसे पहले प्रविवरण का निर्गमन करती है, फिर आवेदन पत्र प्राप्त करती है, फिर अंशों का आवंटन करती है और अंशों के आवंटन के संबंध में कुछ जो ये प्रावधान है उनके बारे में हमने बात की। और इसके बाद अंशों का आवंटन करने के बाद जो है चौथा स्टेप है वो है मांग राशि प्राप्त करना। और आवेदन राशि प्राप्त करने के बाद में आवंटन कर देती है। आवंटन पर भी एक निश्चित राशि जो है आवेदकों से प्राप्त करती है और उसके बाद में कंपनी को जब भी आवश्यकता होती है वो बची हुई राशि, शेयर्स के संबंध में जो बची हुई राशि है उसको मांग के रूप में जो है उस राशि का मांग करती है और उस राशि को जो है 1, 2 या अधिक मांगों के रूप में वो मंगवा सकती है। इतना ही। आगे की क्लास में हम बात करेंगे कि जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो उनके संबंध में क्या जनरल प्रविष्टियां की जाती है, किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में लेखा किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।